ठीक से बनाते तो आज हमारी हालत वो नहीं होती। नहीं, कहने का मतलब है कि अगर संविधान में शूद्रों के लिए, दलितों के लिए उसमें है तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया? और इतना भारी समाज 85% जो मानता है वो कहाँ है, अभी तक क्यों सो रहा है? संविधान में प्रावधान है, वो दिखाने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोग कह रहे हैं कि मतलब वो असंवैधानिक प्रावधान है कि वो असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो समाज है, विपक्ष फिर कहाँ बैठा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं फिर? विधानसभा में, यूपी में या जो पार्लियामेंट है हमारा, वहाँ पे प्रतिनिधि नहीं है। देंगी कांग्रेस क्यों साथ देंगी? साथ ही देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, छोटा दुश्मन जो कमजोर दुश्मन है उसमें हाथ मिला लो, और जब तुम ताकतवर बन जाओ उसको पटक दो। क्या लगता है कि मतलब कि बहन जी को अलग एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ऐसा है गठबंधन का आज कांग्रेस की हालत वो नहीं है जो पहले थी। कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, संविधान को लागू हुए लगभग 75 साल हो गए। आज भी उसी आडंबर में फंसे हुए हैं, आज भी वही बहुजन गुलाम का गुलामी है। सर क्या है कारण, और आज बौद्ध महोत्सव में आप आए हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये बहुत ही हमारा पवित्र दिन है, क्योंकि 1927 में 25 दिसंबर को आज ही के दिन बाबा साहब ने जो एक ऐसे ग्रंथ को दलाया जिसने पूरी मानव जाति के टुकड़े कर रखे थे, जिसने जात पात के नाम पे हमारा जो पूरा बहुजन समाज था, जो SC ST थे, उनको एक ना जानवर की तरह बना कर रखा हुआ था, और उन पे सारे एक मार्शल लॉ लगा रखे थे कि उसको अपने कोई भी अधिकार, एक कुत्ते बिल्ली को तो उस टाइम पे राइट थे हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन हमारे लोगों को एक भी राइट नहीं था ताकि हम अपने आप को इंसान कह सकें। तो वो उन्होंने 1927 में आज ही के दिन जो जलाया और हमें आज़ादी दिलाई। हमारी मेन आज़ादी की जो लड़ाई थी वो उसी दिन बाबा साहब ने हमें फतह कर दिया था कि उस ग्रंथ को जला दिया था, और हमें एहसास दिलाया कि ये जो ग्रंथ है जब तक ये जिंदा रहेगा भारतवर्ष में, ये हमें गुलामी का एहसास कराता रहेगा। आज जो है बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से, बाबा साहब ने जो देखे गए संविधान में जो हमारे राइट्स हैं, आर्टिकल 15, 17, 21, 18, 19 जो हमारे आर्टिकल्स हैं, तो समानता का अधिकार, हमारी रोजगारी का अधिकार, हमारे बोलने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, आज हमारे जो बहुत सारे जो हमारे लोग हैं ना, उन्होंने केवल एजुकेशन को अधिकार समझ लिया है। जो बाबा साहब ने कहा था ना, तीन हमें मंत्र दिए थे, वो जो था हमारा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो जो है ना, दो को वो लोग भूल गए। उन्होंने केवल संविधान को, बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को केवल शिक्षा के लिए मान लिया है कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, मलाई खाओ, और जो हमारे महापुरुष हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो हमें वो देके धम्म देके जो बाबा साहब, हम उस पर नहीं चल रहे हैं। आपने आर्टिकल का नाम लिया कि 15, 17, और ये जो आर्टिकल है वो स्वतंत्रता का हमें अभाव दिखाता है कि जितने भी मतलब बहुजन समाज के लोग हैं उनको स्वतंत्रता का अधिकार, महिलाओं का अधिकार है, सब कुछ मतलब कि स्वतंत्र रूप से। मगर आपसे एक प्रश्न है, क्या संवैधानिक रूप से क्या आप मतलब अभी भी आज़ाद हैं या नहीं है? देखिए, संवैधानिक रूप से हम आज़ाद हैं। बाबा साहब हमें संविधान देके गए, बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी है, और हमारे जितने भी महापुरुष थे, ज्योतिबा फुले थे, पेरियार थे, हमारे काशीराम जी थे, और हमारे जो रविदास जी, संत कबीर जी, जितने भी हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, वो हमें आज़ादी देके गए, उन्होंने हमें आज़ादी दी है। लेकिन आज़ादी हम किस तरीके से मना रहे हैं? हम गुलाम बने हुए हैं अपनी खुद की कमजोरियों से। हम छोटे छोटे लालच में बटे हुए हैं। हमें सबको नेता बनना है, लीडर बनना है, नेता बनना है। छोटे छोटे संगठन बना रहे हैं, 1-1.5 लाख संगठन बना रखे हैं। उस संगठनों में के नाम पे उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। जो धम्म की शिक्षा जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी, अगर वो ठीक से गाँव फैला पाते,
ठीक से उनको एक मतलब रास्ता दिखा पाते जो बाबा साहब छोड़ के गए थे। देखिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं रहूँ ना रहूँ, एक दिन मैं भी नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा जो कारवां है ना, जो मैं जहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, ये बैक नहीं होनी चाहिए, ये कारवां बढ़ता रहना चाहिए। तो ये जो कारवां है ना, ये रुक गया है। अच्छा, एक बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी जो उन्होंने अलग से संविधान से अलग में मतलब कि बहुजनों के लिए उन्होंने लिटरेचर तैयार किया है स्पेशल, और एक संविधान है, उन दोनों में क्या अंतर मानते हैं? देखिए संविधान, बाबा साहब ने पहले कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग जिनके हाथों में जाएगा, उनके चलाने वाले लोग बुरे लोग हैं, तो संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। और संविधान कितना ही भी बुरा हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे लोग हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे लोग हैं, तो संविधान बहुत अच्छा कहलाया जाएगा। तो जिनके हाथों में संविधान गया है, अभी तक संविधान मुश्किल से 15% ही लागू हो पाया, ईमानदारी से हम मानते हैं कि अभी तक 15% ही संविधान लागू हो पाया है, और 85% संविधान को सरकारों ने छुआ ही नहीं है। अगर वो मंडल कमीशन, अगर वो ठीक से रिजर्वेशन की पॉलिसी, और वो जो भी हमारे बहुजन के जो भी हमारी पॉलिसी अगर बनाते, ठीक से बनाते, तो आज हमारी हालत वो नहीं होती। नहीं, कहने का मतलब है कि अगर संविधान में शूद्रों के लिए, दलितों के लिए उसमें है, तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया? और इतना भारी समाज 85% जो मानता है वो कहाँ है, अभी तक क्यों सो रहा है? देखिए लागू तो जब करेंगे ना, जब वहाँ पहुँचेंगे। अभी तक उस हॉट सीट है ना, जो हॉट सीट है उस पर लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की सीट है, जो कितने मुख्यमंत्री हमारे इंडिया में हमारे हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं? एक बहन जी मायावती को छोड़ दिया जाए, 4 साल जो बहन जी मायावती ने दिया, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी की जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी, जो काशीराम जी की आइडियोलॉजी थी, जो बुद्ध की आइडियोलॉजी को जो फैलाया, उन्होंने जो वहाँ पे फैलाया यूपी के अंदर में, और उसको कितने लोग फैला पाए? जब हमारे सीएम ही नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। हम क्या वो कारण है कि राजनीति उस हॉट सीट पर पहुंच नहीं पा रहे, जबकि आप लोगों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, और आज भी मतलब 15% के जिसे मानते हैं 15% वाले आज तक राज करते आ रहे हैं, और वही राज कर रहे हैं। डिवाइडेशन एंड रूल अंग्रेजों ने अपनाया था, बांटो और शासन करो। सेम आरएसएस ने और कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के भी वही काम है, उन्होंने दोनों ने मिलके हम लोगों को बांटा है। जो भी हमारा कोई ऊपर महापुरुष गया, उसको तोड़ लिया, उसको तोड़ा और उसको टिकट दिया और अपने खेमे में मिला लिया। फिर वो तुम्हारी बात नहीं करेगा, कभी भी तुम्हारी आइडियोलॉजी पे वो नहीं चलेगा, वो आइडियोलॉजी पे चलेगा गांधी की पे, वो गांधी की बात करेगा, वो आरएसएस की बात करेगा। बीजेपी में आज हमारे बहुत सारे सांसद बैठे हुए हैं, एमएलए बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कभी भी बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बात नहीं करेंगे, कभी भी बुद्ध की बात नहीं करेंगे, कभी पेरियार की बात नहीं करेंगे। जब वो आइडियोलॉजी पे ही नहीं चलेंगे तो हमारा भला कैसे कर सकते हैं? जो भी लीडर हमारी आइडियोलॉजी पे चलेगा, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानेगा, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी पे चलेगा, तभी हमारा भला हो सकता है। अच्छा, संविधान से भरी सभा से, संसद से लगभग 150 सांसद को बाहर, मतलब जितने भी विपक्ष में बैठे हुए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये संवैधानिक दायरे में हुआ या असंवैधानिक दायरे? टोटल संविधान की हत्या है, टोटल संविधान की हत्या है। मगर संविधान तो ऐसा प्रावधान भी है, बता रहे हैं कि प्रावधान है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकार से सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। सरकार और जो हमारा जो विपक्ष है उसका काम है सवाल पूछना। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो जनता सवाल पूछेगी। आप जनता के पास जा नहीं रहे हो, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, विपक्ष को आपने बाहर कर दिया, तो आप दिखा रहे हो कि जो नया संसद बना है ये हमारा है, ये लोकतंत्र वाला, डेमोक्रेसी वाला नहीं है, जिसमें कोई भी आदमी सवाल करता था उसका जवाब दिया जाता था। वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वो जो उन्होंने जो रखा है ना, जो सोडा रखा हुआ है नारंगी, जो सिंगोल रखा हुआ है, सिंगोल के रखने का ये था कि सिंगोल के सामने जो मनुस्मृति में था कि कोई भी शूद्र वहाँ पे जवाब नहीं कर सकता था, सवाल नहीं कर सकता था, वो केवल उसमें वो तो सजा का पात्र था। वही हाल है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में अगर महंगाई पे बात करोगे तो वो कह रहे हैं कि सस्पेंड कर देंगे, बेरोजगारी पे बात करोगे सस्पेंड कर देंगे, महिलाओं पे बात करेंगे सस्पेंड कर देंगे, आप किसानों पे बात करेंगे सस्पेंड कर देंगे, भूखमरी पे बात करोगे सस्पेंड कर दोगे, देश की सुरक्षा पे बात करोगे सस्पेंड कर दूंगा। तो ये जो सस्पेंड का जो नजरिया है ना उनका, ये बहुत ही स्टिक है। और ये अब जो ना इस समय आ गया है, जो भी विपक्ष है, जितना भी विपक्ष है, उस सबको एकजुट हो जाना चाहिए और इन पे हल्ला बोलना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। क्या वो कारण है कि मतलब कि आप कह रहे हैं कि वो असंवैधानिक तरीका है, तो असंवैधानिक तरीका है तो वो कहते हैं कि वो संविधान में प्रावधान है, वो दिखाने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोग कह रहे हैं कि मतलब वो असंवैधानिक प्रावधान है कि वो असंवैधानिक तरीके से कर। तो इतना बड़ा जो समाज है, विपक्ष फिर कहाँ बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है फिर? उनको ये मालूम है कि भारत में संविधान को पढ़ने वाले 5% लोग हैं, अच्छी तरह पता है। जो सरकार चला रहे हैं
है कि भारत में केवल 5% लोग हैं जिन्होंने संविधान को पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और वो पढ़ा बहुजनों ने। तो बहुजनों को तो फर्क नहीं पड़ता, वो उनको करेंगे हम संविधान के दायरे में। अब उनसे ये पूछिए कि किसने संविधान पढ़ा हुआ है, कौन जानता है? उनको एक बहकाना है, लोगों को झूठ बोल के बहकाना है कि जी देखो पूरे भारत में संविधान पढ़ रखा है और हमने संविधान के दायरे में इनको सस्पेंड किया है, इनको पार्लियामेंट से हमने इनको निकाला है। कितने लोग संविधान पढ़ने वाले? आर्टिकल 15 का किसको पता है? आर्टिकल 72 किसको पता है? 13 का किसको पता है? 56 का किसको पता है? 341 का किसको पता है? किसी को पता नहीं है। केवल 5% वो लोग हैं हमारे देश से जो बहुजन लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, जो काशीराम, जो मायावती और जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध को मानने वाले, जो संविधान की पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं और उस संविधान को पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह पता है। हमें मालूम है उसका उल्लंघन है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता, तो आम आदमी को मालूम ही नहीं है। तो क्या मतलब राजनीति सत्ता पे पहुंचने के लिए ये समाज क्या कर रहा है? ये समाज देखिए, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ ईमानदारी से, कोई भी XYZ जितना भी विपक्ष है, तो उसका हाल 2024 में और बुरा हाल होने वाला है। अगर ये आपस में ही बटे रहे, जैसे अभी इन्होंने इलेक्शन हुआ 5 राज्यों में और जो फूट देखा है, आपस में ये लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ऐसे खींचते रहे तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। 2024 में मोदी को कोई रोक ही नहीं सकता। क्या मतलब आपको लगता है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए? शामिल हो जाना चाहिए। समय को देखते, राजनीति समय की होती है, राजनीति समय की होती है। जब हम कमजोर हो जाते हैं तो हमें दीवार का भी सहारा लेना पड़ता है। आज हम कमजोर हैं, आज बीएसपी कमजोर है, आज बीएसपी कमजोर है, तो हमें दीवार का भी सहारा लेना है। अगर हमें देखिए, हमारे सामने 2 दुश्मन है, एक जो बड़ा दुश्मन है जो हमारे सामने है, एक छोटा दुश्मन है जो पीछे खड़ा हुआ है। हमें जो छोटा दुश्मन है, हमें छोटे दुश्मन से हाथ मिला लेना चाहिए। छोटे दुश्मन को जब मर्जी हम हरा सकते हैं, बड़े दुश्मन को, ठीक है। क्या लग रहा है कि मतलब कि बीजेपी अभी 2014 से आई है, तब से ही संविधान खतरे में है? उससे पहले संविधान खतरे में नहीं था? संविधान पहले भी खतरे में था। संविधान को इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं किया कांग्रेस ने जैसा उसे करना चाहिए। अगर वो ठीक से ईमानदारी से 70 साल में संविधान को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर पाती तो आज हमारे देश के हालात ये नहीं होते। उसने पूरी तरीके से ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं किया। कांग्रेस ने तो जो जिसने संविधान बनाया, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब को हत्या करनी, बाबा साहब को जो जैनवत जो हत्या की थी वो कांग्रेस ने की थी। उनका 50-60 साल में कहीं भी नाम, बाबा साहब की कहीं भी चर्चा, बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की थॉट उन्होंने पूरा मार के रखा। कहीं भी देश में बाबा साहब का नाम उन्होंने अपने मंचों से, अपनी सभाओं में, अपने कोई योजना, एक योजना भी उन्होंने बाबा साहब के नाम पे नहीं बनाई। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने भी वही काम किया जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी खुल के, लेकिन बीजेपी में फर्क है, बीजेपी नाम लेके कर रही है। बीजेपी कहती है जो फोटो लगाते हैं ना, फोटो लगाएंगे बाबा साहब का, जय भीम करेंगे, लेकिन आर्टिकल, सारे आर्टिकल धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं और हमारे अधिकारों को वो छीन रहे हैं। नहीं, आपने मेरा एक प्रश्न किया था, इंडिया गठबंधन में बहन जी को शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मगर आपने कहा था कि शामिल हो जाना चाहिए एक और। मगर वही इंडिया गठबंधन में अभी कांग्रेस की भी आप बुराई कर रहे हैं कि कांग्रेस उस समय थी कि मतलब संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया। तो क्या बहन जी सही थॉट में चल रही है कि गलत थॉट में चल रही है? अभी हमारा समाज कमजोर है। हमारा पार्लियामेंट, विधानसभा में, यूपी में या जो पार्लियामेंट है हमारा, वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं है। कांग्रेस क्यों साथ देंगी? साथ ही देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, छोटा दुश्मन, जो कमजोर दुश्मन है उसमें हाथ मिला लो, और जब तुम ताकतवर बन जाओ उसको पटक दो। ये पॉलिसी, यही राजनीति है। समय की राजनीति होनी चाहिए। जब हमें देखना चाहिए समय ये चल रहा है, हमारा समय खराब चल रहा है, हम अभी कमजोर है, तो हमें किसी न किसी के साथ मिलाना पड़ेगा ताकतवर बनने के लिए। जैसे बाबूजी ने किया, काशीराम जी को पता था, काशीराम जी कभी भी बहन जी को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी पावर इतनी थी नहीं, हमारी सीट कितनी थी। लेकिन उनको लगा, जब उनको लगा कि एक बार हमें पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता में पहुँचने पर ही हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए और देश में मैसेज दे सकते हैं कि हमारा जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है उसका मैसेज क्या है। मैसेज जब देंगे जब सत्ता में रहेंगे। तो उन्होंने ऐसे दल से हाथ मिलाया जो हमारे 36 का आंकड़ा, जिस हमारी लड़ाई है सदियों से बीजेपी से हाथ मिला, और हम बीजेपी से मिला के 6 महीने हमने सरकार चलाई, और जब 6 महीने सरकार चलाई तो 6 महीने में हमने दिखाया कि सत्ता क्या होती है, शासन क्या होता है और हमारी आइडियोलॉजी क्या है। उसके बाद में हमें 3 बार चांस मिला। तो बहन जी क्यों साथ देंगी, फिर दुश्मनों का क्यों साथ देंगी? तिनका से भी अगर दाग लग जाता है तो आप शर्ट बदल देते हैं, अगर तिनका से भी अगर पार्टी के ऊपर भी दाग लग जाता है कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लिया, उसके बाद भी कांग्रेस मतलब कि अलग कर दिया, जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देना, वो कांग्रेस आज तक करती आ रही है ना। तो क्या लगता है कि मतलब कि बहन जी को अलग एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ऐसा है गठबंधन का आज कांग्रेस की हालत वो नहीं है जो पहले थी। कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। कांग्रेस को सब चाहिए और कांग्रेस दबाव में है। अगर गठबंधन में वो जाती है, जाएं तो प्रेशर से जाएं, दबाव बनाए, ना कि दबाव खुद बने, दबाव बनाए, जाएं अपनी शर्तों पर जाएं और सीटें, अच्छी सीटें लें जो हमारी वहाँ पे भागीदारी हो पार्लियामेंट में। और कहीं हमारी 40 सीटें आ जाती है तो पीएम की दावेदारी बहन जी
हो जाए, वो तभी हो सकता है जब हम पार्लियामेंट में हमारी संख्या ज़्यादा होगी। 17 दिसंबर 1947 में बाबा साहब ने भरे सभा में भी उनका भाषण है, उन्होंने कांग्रेस का पूर्ण रूप से विरोध किया है उस समय, जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दावेदारी थे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है, बिल्कुल। लेकिन बहन जी अलग कैसे बिल्कुल उसी कांग्रेस के शासन में ही बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, उसी कांग्रेस के शासन में ही। वही गांधी था, वही पटेल था, वही नेहरू था, वही सारे वो लोग थे। इतना मजबूर कर दिया बाबा साहब ने कि उनके पास में कोई रास्ता नहीं था, वो खुद बाबा साहब के पास गए और कहा कि आप संविधान लिखिए और अपना जो आपके समाज का जो हक है हम आपको दे रहे हैं, और वो लिया बाबा साहब ने। नहीं, जब संविधान की बात करेंगे, संविधान जब उस समय बना था तो उसमें 292 जो कमेटी थी वो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह ये लोग थे, जो सांसद, उसी सांसद के 292 लोग थे। उसके बाद जो बाहर से जो 93 जो लोग आए थे वो सारे एलिस्ट लोग थे वहाँ से, मगर बाबा साहब को वहाँ पे कोई जिक्र नहीं आया। नहीं, बाबा साहब का जिक्र नहीं आया, बिल्कुल जिक्र नहीं आया। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का वो अध्यक्ष चुन लिया गया कि आपके साथ में 7 आदमी रहेंगे और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष है वो आप रहेंगे, मगर इसमें से एक शब्द का भी छेड़खानी नहीं होना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस में या पूरे देश में कोई इतना काबिल नहीं था जो संविधान को लिख पाता, कोई नहीं था। कांग्रेस को मालूम था, गांधी को मालूम था, नेहरू को मालूम था, पटेल को मालूम था कि इस देश में कोई भी आदमी संविधान नहीं लिख सकता बाबा साहब के अलग, ठीक है। और बाहर इनकी औकात नहीं थी, बाहर के एक पैसा दे के, पैसा ही नहीं था कि बाहर से किसी से लिखवा ले, तो मजबूर कर दिया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, एजुकेशन। बाबा साहब के पास में वो ताकत थी, कल मतलब दिमाग उनके पास इतना था, इतने वो मतलब पावरफुल थे, माइंडेड थे कि मजबूर कर दिया ऐसे संगठन को कि उनके पैरों में आए और उन्होंने रिक्वेस्ट करके वो संविधान को उनसे लिखवाना पड़ा। हम भी यही कह रहे हैं, बहन जी के पास अभी 13% यूपी में वोट है, बहन जी के पास में पूरा, अगर बहन जी के पास में पूरे देश में बहन जी के पास में अपना वोट बैंक है, तो बहन जी मजबूर कर दें पूरे गठबंधन को कि गठबंधन मजबूर हो जाए कि आए और कहे गठबंधन कि बहन जी ये लीजिए, ये लीजिए, ये हम आपको दे रहे हैं और आप आइए हमारे पास में। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में सार्थक बात करने वाले डॉक्टर जे के गौतम जी, जो कि नोएडा से ही रहने वाले हैं और काफ़ी बहुजनों में मतलब कि जहाँ भी कोई भी इस प्रकार का कोई भी बहुजनों का प्रोग्राम होता है वहाँ पे नजर आते हैं। मैं संतोष कुमार अम्बेश नोएडा से देख रहे थे आवाज़। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।